Good afternoon and welcome everyone to this session on editorials for 21st of July 2021. So in today's editorial we are going to see an editorial titled as Oil Turmoil. Then we are going to talk about hospitals, public healthcare system in India. Then finally, first of all, we are going to talk about India's equity market bubble. In the share market we are seeing a rally going on, a bull rally going on. Bull rally का मतलब क्या है कि bull market is more equity market is bullish. Bulls are ruling the market. Market is rising and rising and rising. So the writer here says India's equity market bubble may burst soon. ये जो इक्विटी मार्केट में जो स्पेकुलेशन के चलते रैली देखने को मिल रही है, पॉजिटिव रैली कि शेयर्स के प्राइसेस आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, वो गिरना शुरू हो सकते हैं. कभी भी वो बबल बर्स्ट हो सकता है. यस, दैट जतिन वर्मा नेम कमेंट वाज माइन ओनली. अफजल, सॉरी फॉर द डिले टुडे, देयर वाज सम इंटरनेट ग्लिच. नाउ इंडियन रियल इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग stagnation. India's real economy has been facing stagnation due to first wave and second wave of COVID-19 infections. However, India's equity market is continuing bull run, which has baffled many observers, which has confused many observers. So these observers are confused. Why so? They are confused because ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए. इट इज नॉट सो प्रॉपर, इट इज नॉट लॉजिकल दैट मार्केट जो है बुलिश होती चली जाए. राइट, ये चीज गलत है अगर हम लॉजिकली इसे देखें. क्यों? क्योंकि जो रियल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, उसके बेसिस पे कंपनीज के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं. उसके बेसिस पे कंपनीज के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं. कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है. लेकिन जो हम इंडियन इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं वो कुछ इस तरह का नजारा है कि इवन एज द रियल इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग, इवन एज द मैन्युफैक्चरिंग इज डिक्लाइनिंग, कंपनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल. डिस्पाइट दैट equity market is increasing, despite that the prices of the shares in the equity market are increasing. How is that possible? How is that logical? You getting my point? समझ में आया? ये इसका ओवरव्यू था, तो अब इसे आगे समझते हैं फटाफट से. क्लियर? नाउ, after breaching the 41,000 mark between December 2019 and February 2020, the benchmark BSE, Bombay Stock Exchange, has nosedived. It has fallen. ठीक है, एकदम नीचे गिर गया वो. क्यों गिर गया नीचे? To below 28,000 in March and April 2020, following the nationwide lockdown. However, the equity market posted a sharp V-shaped recovery. इक्विटी मार्केट में हमारे, ये तो हो गया हमारा बेंचमार्क सेंसस की बात हो गई, ठीक है. लेकिन इक्विटी मार्केट ने एकदम से ऐसी रिकवरी दिखाई है. पहले नीचे गिरी मार्केट, फिर ऊपर उठ गई. तो ऐसा क्यों होगा? ठीक है, इक्विटी मार्केट पोस्टेड अ शार्प वी शेप्ड रिकवरी इन 2020-2021 विद सेंसेक्स सर्जिंग बियॉन्ड, विद सेंसेक्स सर्जिंग. ठीक है गाइज, जो लोग लाइव इसे सुन रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. स्पेलिंग मिस्टेक्स, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बिकॉज आई डिक्टेट दीज पीपीटीज माई सेल्फ. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि गूगल डिक्टेट को डिक्टेट करके ये सारी पीपीटीज अपने जो इजी लैंग्वेज है उसमें ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जा रही हैं. राइट, सो 50,000 इन February 2021. तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज बुल रन? व्हाट इज बियर मार्केट? व्हाट इज बुल मार्केट? इज द इकोनॉमी स्ट्रांग? अगर इकोनॉमी, अंडरलाइंग इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? अगर मेरी कंपनी रिलायंस है, रिलायंस कंपनी ने पेट्रोलियम प्रोड्यूस ही नहीं करा, लेकिन रिलायंस पेट्रोलियम का शेयर बढ़ता चला जा रहा है. हाउ इज दिस पॉसिबल? यू गेटिंग माई पॉइंट? This is not possible until and unless people are literally speculating. They are speculating कि शेयर्स के प्राइसेस और बढ़ेंगे. पर्सन एक्स शेयर खरीदता है ये सोच के कि कल शेयर के प्राइस और बढ़ जाएगा. पर्सन वाई एक्स से खरीद लेता है कि हाँ शेयर का प्राइस और बढ़ जाएगा. वाई से फिर जेड खरीद लेता है कि हाँ शेयर का प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा. इसको क्या बोला जाता है? बुल रन. ओके, इसको बुल रन बोला जाता है. इजी लैंग्वेज में बुल मतलब क्या करता है? बुल मतलब काउ बुल, राइट. बुल क्या करता है? बुल ये एक्सपेक्ट करता है कि शेयर्स के प्राइसेस राइज ही होंगे, राइट. बियर क्या करता है? बियर मुंह नीचे करके चलता है. बुल अपने जो हॉर्न्स हैं, सिंग हैं अपने, उनको ऊपर करके चलता है, राइट. बुल जो है वो ये सोचता है कि ऊपर उठा के मारूंगा. शेयर के प्राइस को ऊपर उठाते जाता है, उठाते जाता है, उठाते जाता है. बेयर नीचे होके चलता है, नीचे होके अटैक करता है ना. बेयर को ये लगता है, बेयर भालू को ये लगता है कि शेयर के प्राइस और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे. बुल को ये लगता है कि शेयर के प्राइस और चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ेंगे, राइट. तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं. इन द इक्विटी मार्केट द टर्म सच एज बेयर एंड बुल are frequently used to refer to market conditions. A bear market exists in an economy that is receding, where most of the stock matlab most of the share prices are declining in value. A bull market is a market that is on the rise, where the economy is sound and strong. Yes. मार्क जकरबर्ग ने इन्वेस्टमेंट किया, 800 रुपए से प्राइस 2100 हो गया. तो ऐसा थोड़ी है कि मार्क जकरबर्ग के इन्वेस्ट करते ही तुरंत एकदम से प्राइस बढ़ गया शेयर का. रिलायंस कंपनी ने 1 लाख लीटर्स की जगह 20 लाख लीटर्स रिफाइनरी से ऑयल प्रोड्यूस करना, पेट्रोल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं है, राइट. तो फिर ये क्या हो रहा है? स्पेक्यूलेशन हो रहा है. स्पेक्यूलेशन मतलब मुनाफाखोरी, मुनाफा बुक कर रहे हैं लोग. Therefore, bull run is defined as a market condition where the equity market is on the rise. Is the economy strong enough? क्या इकोनॉमी की अंडरलाइन कंडीशंस स्ट्रांग हैं? आज हम ये समझेंगे. आप देखोगे कि इकोनॉमी में क्या होता है. जस्ट अ मिनट. सॉरी गाइज. नाउ कमिंग हियर. सो इनके लिए क्या होता है कि बुल रन, अगर मान लो कि कभी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, जैसे क्या हुआ था कि सत्यम के शेयर्स, मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि सत्यम का शेयर था 250 रुपए का, ठीक है. तो एक दिन रामालिंगम राजू, जो सत्यम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर थे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, उन्होंने एक दिन यह ऐलान किया कि मैंने झूठ बोला था, मैंने फ्रॉड किया है, कंपनी की वैल्यू कम है. तो कंपनी के शेयर का प्राइस 250 से 225, सभी लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, ठीक है. यानी कि बेयरिश टेंडेंसीज वर रूलिंग ऑन दी प्राइस ऑफ, वर रूलिंग ऑन दी सत्यम शेयर्स. बेयरिश लोग ये सोचने लगे कि अभी प्राइस और गिरेगा, अभी और गिरेगा. जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कभी कभी करते हैं. मम्मी कभी बहुत बुलिश हो जाती हैं कि सोने का प्राइस बढ़ जाएगा, पापा को तंग करती हैं कि अभी सोना ले लो. सो योर मदर इज बीइंग बुलिश व्हेन शी टेल्स योर फादर की भी धनतेरस आ रही है, धनतेरस से पहले पहले सोना खरीद लो, ठीक है. उसके बाद जब मम्मी ये कहती हैं कि अभी दाम और गिरेगा, तो योर मदर इज बीइंग बेयरिश, ठीक है. बुलिश बेयरिश टेंडेंसीज दोनों के अंदर होती हैं. हम सभी कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं और अच्छा करूंगा, मेरा रैंक अच्छा आएगा. बेयरिश होता है कि क्या मेरा होगा कि नहीं, अभी मेरी परफॉर्मेंस और डाउन जाएगी और डाउन जाएगी. कभी कभी हम ऐसा निराशावादी सोचते हैं, ठीक है. तो शेयर का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? बुक वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन होना चाहिए. अगर सत्यम के पास, तो जब ये प्राइस गिर रहा था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया एक हद तक, फिर उसके बाद वो शेयर का प्राइस 20 रुपए हो गया, तो मैंने 20 रुपए पे 1000 शेयर्स परचेज करे. 20,000 रुपए लगे मेरे, ठीक है. सेविंग्स अकाउंट में पड़े थे तो मैंने परचेज कर लिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब
सारे सत्यम के सभी एसेट्स को, सत्यम के पास इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, सभी एसेट्स को जब हम टोटल कर लेंगे, सत्यम के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन है, इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्फोसिस जैसी, और इतने सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं यूएसए से, तो सत्यम का शेयर कम से कम 20 रुपए का तो होगा ही। टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। क्लियर? जब हम ये करते हैं तो क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर। वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर इतनी कम तो नहीं होगी कि 20 रुपए से भी नीचे हो। ये मुझे ये पता लग गया कि ये लोग बस पागल हो गए हैं, लोग जो शेयर्स बेच रहे हैं नुकसान में, वो गलत कर रहे हैं अपने ही साथ। उनको लग रहा है कि अब शेयर का कुछ बचा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट इसको रेस्क्यू करेगी। थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उसको Just 1 minute, guys. Please reply to Kundan. Ask him to refresh, log in again, and then check. Clear? So, ठीक है। So यहां पे क्या होगा कि टोटल वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शेयर होता है 250 रुपए का, बुक वैल्यू के हिसाब से जो टोटल कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट्स की वैल्यू दिख रही है, उस हिसाब से कंपनी के शेयर की वैल्यू होती है 250 रुपीज। लेकिन बुलिश टेंडेंसीज की वजह से, इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कि शेयर का प्राइस और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उसका प्राइस हो जाता है 800, कभी कभी 800 से 2100 हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश स्पेकुलेशन की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। तो राइटर यहां पे यही कह रहे हैं कि ये शेयर का प्राइस इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है, राइट, क्योंकि लोग इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, राइट। नाउ कमिंग हियर, अब मूड क्वेश्चन इज, सबसे अहम सवाल ये है, इज द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021? India's GDP contracted by 7.3%. According to the Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate still remains high, 9.2%. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी कि रिलायंस का तेल, रिलायंस के प्रोडक्ट्स, अदानी के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों की जेब में पैसे नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पैसे कहाँ से होंगे? जब उनके पास पैसे नहीं है तो रिलायंस का शेयर का प्राइस क्यों बढ़ेगा? पार्ले जी खाने वाले लोगों के पास पैसे नहीं है, पार्ले जी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ते चले जा रहा है। ऐसा कभी होगा पॉसिबल? नहीं होगा, राइट। तो इनफॉर्मल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड to the GDP more than 50% due to the recent restrictions. अब राइटर ये कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जीडीपी में 50% से ज्यादा भागीदारी रखता है, कंट्रीब्यूशन रखता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर जो जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर, अगर वही इनफॉर्मल सेक्टर लॉकडाउन की वजह से वर्स्ट वे में, वर्स्ट फॉर्म ऑफ सफरिंग उसको हो रही है, तो कहां से इकोनॉमी ग्रो करेगी? इकोनॉमी के जो क्रेडेंशियल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, है ना, वो सारी चीजें हमारी फेवर में नहीं है। कंपनीज लॉस पोस्ट कर रही हैं या उतना प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर रही, तो फिर क्यों शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं? ठीक है, ड्यू टू द रीसेंट रिस्ट्रिक्शंस, कोविड-19 इम्पैक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट रिकवरी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर विल बी स्लो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है, मैंने जैसे इस बार सैलरीज देनी है, तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स की फीस आ जाएंगी, भरोसा है, तो मैं उनको सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दे दूंगा। जुलाई के मंथ में काम कर रहा हूं, अगस्त के मंथ में आप लोग दोबारा से फीस पे करोगे, सैलरी
चली जाएगी, ठीक है। ये होता है वर्किंग कैपिटल। या फिर मैं ये करूंगा कि बैंक से 5-6 लाख रुपया एक महीने के लिए लोन ले लूंगा, फिर उसके एक महीने में उतार दूंगा, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, जो मुझे ये सारा सिस्टम खड़ा करने के लिए, सारा कुछ परचेज करने के लिए चाहिए, 10-5 लैपटॉप, बड़ी वाली स्क्रीन, और ये जो भी जो ज़मीन वगैरह परचेज करनी है, वो है फिक्स्ड कैपिटल। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो मुझे क्रेन परचेज करनी है, मुझे ट्रैक्टर परचेज करने हैं, ट्रक्स परचेज करने हैं जो माल लेके आएंगे, मुझे ज़मीन परचेज करनी है, उसमें मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी में अब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्विकली फटाफट से रिप्लाई करो। यस, हमारी इकोनॉमी में एक और इंडिकेटर है जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। हमारी इकोनॉमी में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है। यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल भी फॉर्म नहीं हुआ और आपने ऊपर का इनफॉर्मल सेक्टर का इस बार का कंट्रीब्यूशन भी देखा, वो भी नहीं हुआ, तो किस बिना पे, किस बेसिस पे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है, राइट? On what basis can we say that the economy's growth is going to, the economy's macroeconomic indicators are good, are in favor of the economy, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना? तो इसके बावजूद भी शेयर्स के प्राइसेस कैसे बढ़ सकते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू नेट इंक्रीज इन द फिजिकल एसेट्स। अगर किसी बैंक को, किसी फर्म को लोन देना होता है ना, तो वो ये देखते हैं कि पिछले एक साल में कंपनी की बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितने बड़े हैं। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को, ग्रोथ पाथ को चेक करना होता है कि कंट्री में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, तो हम ये चेक करते हैं कि पिछले साल कंट्री में कितने एसेट्स थे, कितनी क्रेन्स थी, कितनी कार्स थी, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने फिक्स्ड एसेट परचेज करे गए थे, ठीक है, कितने एसी लगवाए गए थे, उससे चेक कर लिया जाता है। अब अगर वो भी नेगेटिव हुआ है लास्ट ईयर, यानी कि टाटा ने, अंबानी ने, अदानी ने, बाकी सब कंपनीज ने नया पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जब उन्होंने नया पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो ग्रोथ कहां से आ रही है? ग्रोथ नहीं आ रही। जब ग्रोथ नहीं आ रही तो इक्विटी शेयर कैपिटल के प्राइसेस क्यों राइज कर रहे हैं? बबल है, ये एक गुब्बारा है जो कभी भी फटेगा, राइट? ये कहना है यहां पे। If the real economy is not growing stronger, then how the equity market is continuing its bull run? Generally, when the real economic growth is stagnated or depressed, then equity market should undergo bearish phenomena. Equity market should undergo bearish phenomena. Paradoxically, the Indian equity market is on the bull run. This is because इंक्रीज इन दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो शेयर होल्डर्स, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स को परचेज करते हैं, ठीक है। अब वो तो आए हैं मजे लेने, उनके शेयर का प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए होगा, 110 से 120 हो जाएगा, वो चले जाएंगे, ठीक है।
Am I audible now? Yes. Yes, Yash Patel, I will answer your question. I have read your question. ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हमारी फेवर में नहीं है, then how is it happening that this is happening? Paradoxically, the Indian equity market is on the bull run. This is because increase in the foreign portfolio investment. This is due to expansionary policy and easy money policies. एक तो नंबर 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जोरों शोरों से आगे बढ़ के आ रही है. या तो होता कि हमारी कंट्री में अमेजन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होता, खुद से बिल्डिंग बनवाई होती, अपना ऑफिस खड़ा किया होता, या फिर दूसरा तरीका यह है कि कोई मोमेंट्री गेन्स लेने के लिए, मजे लेने के लिए, टाइम पास के लिए इंडिया के शेयर्स में 100 रुपए से 120 रुपए की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है. 100 रुपए का शेयर जब 120 रुपए का हो जाएगा तो वो चला जाएगा. ठीक है, तो ये जब पैसा विड्रॉ करेगा तो हमारा जो इक्विटी शेयर्स का बबल है वो बर्स्ट होगा, प्राइजेस फिर दोबारा से क्रैश कर जाएंगे. डन है, समझ आ गया सबको? Expansionary policy and easy money policies adopted by the fiscal expansionary policy and easy money policy adopted by the fiscal authority. Expansionary policy and easy money policy कहाँ थी? अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी या इजी मनी पॉलिसी, इससे क्या होता है, लोगों को लोन लेना आसान हो जाता है. जब लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाता है तो ये लोग लोन लेते हैं इस उम्मीद में कि शेयर में पैसा लगाएंगे और शेयर का प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए हो जाएगा. इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 6 रुपए, बाकी के या 13 रुपए. अगर 13% भी इंटरेस्ट है, बाकी के 7 रुपए इनके हो जाएंगे. 7% इनको बैठे बैठाए रिटर्न मिल जाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, शेयर के प्राइस तो जो क्रैश होंगे सो होंगे. शेयर के प्राइसेस तो जो क्रैश होंगे सो होंगे. इसके साथ साथ और क्या होगा, बैंकों के पैसे भी डूब जाएंगे. लोग फिर अपना बैंक का लोन पे करना बंद कर देंगे. राइट? डन? Expansionary policy and easy money policies adopted by the fiscal and monetary authorities of the OECD and G20. हमारी कंट्री नहीं, उन कंट्रीज में लोन लेना आसान है, वो अपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पाथ पे चल रहे हैं. देखो गाइज, जिन लोगों को ये चीज भी नहीं समझ में आ रही ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस एडिटोरियल. आई एम कवरिंग द बेसिक्स ऑल्सो, बट इकोनॉमी के कोर्स में मैं 1-2 दिन में ये चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूं. डू ज्वाइन द इकोनॉमी कोर्स. अगर बेसिक्स ही नहीं क्लियर है यार, देखो बेसिक्स मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, एडिटोरियल्स 4 एडिटोरियल्स है मेरे पास आज पढ़ाने को, वो मिस हो जाएंगे फिर, समझ रहे हो? सो इसीलिए. एंड G20 कंट्रीज, अब इन कंट्रीज में लूज मनी पॉलिसी चल रही है. मनी इज लूजली इजीली अवेलेबल. व्हेन मनी इज इजीली अवेलेबल, दिस इज गोइंग टू have its effect. That means the money availability in their country is very high due to the low interest rate. These cheaper money policies enable investors to invest in other countries for the short term. Clear? Now the question is, what will happen if the OECD countries follow the tougher monetary policy? तो क्या होगा, एकदम से पैसा फिर विड्रॉ होने लग जाएगा, और अगर एकदम से पैसा विड्रॉ होगा तो दिक्कत हो जाएगी. It will reduce the availability of free money in the OECD countries by increasing the cost of borrowing, that is by raising the interest rates. This will not only reduce the foreign capital inflows into India but will also increase the आउटफ्लोज ऑफ द फॉरेन कैपिटल. जितने डॉलर इंडियन स्टॉक मार्केट में लगे हैं वो भी वापस जाने शुरू हो जाएंगे. क्लियर? फॉरेन कंट्रीज में. राइट एवरीवन? The present bull run that is continuing in the Indian equity market is dependent on the other countries' monetary policies and fiscal policies. Therefore, the present bull run of the Indian equity market is described as equity bubble. All right.
नाउ सम अदर रीजंस फॉर द बुल रन, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। अब और रीजन क्या है, ये तो चलो पॉजिटिव रीजंस हैं कि हमारी कंट्री में और पैसा आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है, राइट। दूसरा रीजन नेगेटिव रीजंस भी हैं। अगर म्यूचुअल फंड पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड पे इसको रिटर्न पहले मिल रही थी अच्छी, तो ये म्यूचुअल फंड में लगा रहा था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलना बंद हो गया, तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली जिस चीज में म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है, इक्विटी शेयर्स, इसने उसमें डायरेक्टली पैसा लगाना शुरू कर दिया। क्लियर। म्यूचुअल फंड क्या करता है, सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगाता, म्यूचुअल फंड डेट में भी पैसा लगाता है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाता है। बैलेंस मतलब कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कुछ नॉर्मल किसी और नॉर्मल कंपनी में लगा दिए। लेकिन जब इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसको तो 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, इसको 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, करोड़ों लोगों के पैसे। म्यूचुअल फंड इसलिए रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलता है, डेट में, इक्विटी में, किसी और चीज में, ठीक है। इन्वेस्टर को सिर्फ 10,000 लगाने हैं, वो इतनी माथा पिच्ची नहीं करता, वो इक्विटी में लगा देता है। इन्वेस्टर ए है चाहे इन्वेस्टर बी है, उसको बेटर रिटर्न की लालच होती है तो वो इक्विटी में पैसे लगा देता है। अब इक्विटी शेयर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। क्लियर। इंडियाज बॉन्ड यील्ड, अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी एक ऑल्टरनेटिव हो गया म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या कोई और टाटा की बॉन्ड्स हैं, टाटा ने हमसे लोन लिया और हमें बॉन्ड दे दी। टाटा ने क्या किया, हमसे बॉन्ड ली, हमसे लोन लिया और हमें बॉन्ड दे दी। अब बॉन्ड की यील्ड गिरती चली जा रही है इंडिया में। फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स लोगों को क्या मिल रहा है, बॉन्ड से रिटर्न कम मिल रही है। तो अब लोगों को बॉन्ड से भी रिटर्न कम मिल रही है तो लोग क्या करेंगे, इक्विटी में पैसा लगाएंगे। देयरफॉर इन्वेस्टर्स मूव टुवर्ड्स इंडियाज इक्विटी मार्केट, राइट। क्लियर है ये सबको इतना? Done for everyone? यस, चलें आगे। नेक्स्ट एडिटोरियल। With all the agencies downsizing the growth projections, market is vulnerable to a major correction. With all the agencies downsizing growth projections, market is, सभी agencies, चाहे Moody's हो, CRISIL हो, ICRA हो, ठीक है, ICRA, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRISIL, या मूडीज हो, फिश इंडिया हो, ठीक है, ये सारी क्या है, मूडीज वगैरह, ये इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट इज वल्नरेबल टू अ मेजर करेक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट जस्ट टू एनेबल यू टू ब्रेनस्टॉर्म। ऑलराइट, ओके। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ये पब्लिक हेल्थ केयर पे एक एडिटोरियल है, strengthen public health care. Along with this editorial, I would be giving you some inputs on the topic called as corporatization of healthcare. Corporatization मतलब आप देखते हो कि हमारे एरा में कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, और भी बहुत सारी सेवाओं में जहां पे कि वो नहीं आना चाहिए था। इंश्योरेंस में, चलो इंश्योरेंस में फिर भी ठीक है। हेल्थ में क्या हो रहा है, किसी का गुर्दा निकाल लो और बेच दो, किसी की किडनी निकाल लो, बेच दो। डॉक्टर्स को टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि भैया हमें
तुम्हें 90 लाख रुपए महीना हम देते हैं सैलरी, हॉस्पिटल ये बोलता है, वॉकहार्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो वॉकहार्ट हॉस्पिटल की टीम ऑफ डॉक्टर्स को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में ठहराया जाता है 4 दिन के ट्रिप पे। वॉकहार्ट कहां से दे रहा है? वॉकहार्ट इज अ कंपनी। अपोलो हॉस्पिटल, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स कम है, ये होटल्स ज्यादा हैं। ऐसे लगता है होटल के कमरे में एंटर कर गए हो, राइट। पेशेंट कम लगते हो, ऐसे लगता है कि कोई लग्जरी शादी कराने आए हो अपनी हॉस्पिटल में। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक हेल्थ केयर, गरीब कंट्री में जहां एक इंसान, एक रिक्शा वाला अपनी किडनी बेचने को तैयार रहता है, वहां पे अगर आप कॉर्पोरेटाइज करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो पब्लिक हेल्थ केयर बन जाएगा प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर अगर होगा, प्राइवेट हेल्थ केयर होना बुरी बात नहीं है, आधुनिक फैसिलिटीज प्राइवेट हेल्थ केयर में मिलती हैं। लेकिन जो हमने कोविड के दौरान जो नज़ारा देखा, जो हमारी कंट्री की हालत थी, वो गलत थी, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर ने बिल्कुल ही एब्डिकेट कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक थियोरी ऑफ स्टेट है, थियोरी ऑफ लेविएथन स्टेट। लेविएथन स्टेट मतलब बहुत ही भारी स्टेट हो जाती है, जब स्टेट यानी कि सरकार हाथी की तरह भारी हो जाती है, ठीक है। सरकार काम करना ही बंद कर देती है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, सारा कुछ सरकार मैनेज करती है। तो थियोरी ऑफ लेविएथन स्टेट ये कहती है कि मार्केट को काम करने दो, इतना भारी हाथी मत बना दो सरकार का, पब्लिक सेक्टर का, कि वो काम ही ना कर पाए। हेल्थ भी सरकार मैनेज करेगी, रोड्स भी सरकार मैनेज करेगी, पुलिस भी सरकार मैनेज करेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी सरकार देगी, टेलीकॉम में बीएसएनएल भी सरकार का, एयर इंडिया में भी सरकार। तो सरकार काम ही नहीं कर पाएगी, राइट। तो बोलते हैं कि सरकार, फिर मोदी जी जैसा कोई लीडर आता है, वो बोलता है कि भाई, मोदी जी जैसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा कोई लीडर आता है, वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, है ना, कि सरकार के पास काम करने का, कोई बिजनेस करने का कोई रीजन नहीं है। वो बात ठीक है, मार्केट मॉडल की तरफ हम रिलाई करने लगते हैं। तो होता क्या है? मार्केट फेलियर। थ्योरी ऑफ मार्केट फेलियर ये कहती है एवरी टाइम यू रिलाई एक्सेसिवली ऑन मार्केट, मार्केट इज गोइंग टू डिच यू, market is going to fail you, market is going to disappoint you. Same happens in the share market, same happens in the hospitals also this time. मार्केट पे सरकार ने ओवर रिलाई किया क्रिटिक्स को सुनते हुए, जिन्होंने ये कहा गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ठीक है। लेविएथन स्टेट थियोरी से सरकार ने सीख ली, गवर्नमेंट ने सीख ली। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम इतना ज्यादा काम खुद क्यों करते हो, मार्केट को दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। हमने प्राइवेट सेक्टर को जब जब दिया तब तब फ्रॉड्स हुए। बैंकिंग सेक्टर देख लो या कहीं और सेक्टर देख लो, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स अपने ही इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स को लोन देते रहते थे। अब हमने हेल्थ सेक्टर में ऐसा किया तो डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरोगे या जियोगे, डॉक्टर क्या करेगा? ओपन हार्ट सर्जरी करेगा, ताकि उसका एचएसबीसी में जो बैंक अकाउंट है वो ओपन रहे। उसमें मिनिमम बैलेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट व्हाइल हियरिंग द सुओ मोटो केस ओवर द राजकोट हॉस्पिटल फायर दैट किल्ड सेवरल पेशेंट्स एंड स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट हॉस्पिटल सर्वाइव ऑन द ह्यूमन डिस्ट्रेस। जनता त्रस्त है, हॉस्पिटल मस्त है, ये बोलने का मतलब है यहां पे, ठीक है। हॉस्पिटल सर्वाइव ऑन ह्यूमन डिस्ट्रेस, इट हैज बिकम अ बिग इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, राइट। ह्यूमन सफरिंग की कॉस्ट पे चलने वाली इंडस्ट्री बन के रह गए हैं हमारे हॉस्पिटल, जो कि लॉन्ग टर्म में गलत है। ये तरीका अभी ही गलत हो गया है, समझ रहे हो। लोग डिस्ट्रेस में हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर 40-40 हजार के बेचे जा रहे हैं, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इट वुड बी बेटर फॉर द स्टेट to create COVID facilities and better hospitals rather than have these small nursing homes with just 4 beds building, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल्स, जो पंसारी की दुकान जैसे हॉस्पिटल्स खुल रखे हैं या जो बड़े बड़े होटल्स जैसे हॉस्पिटल खुल रखे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। उन पे रिलाई करने से लोगों के हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगी है। इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, देयरफॉर इट इज इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट not only to provide the health but also other basic needs such as education, shelter etc. अब आप एजुकेशन में देख लो, हमारी प्यारी धन्नो, क्या नाम है, धन एकेडमी, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है वहां पे? नौटंकी,
लिटरली क्या चल रहा है वहां पे, तुम खुद ही देख लो वहां पे क्या चल रहा है, मतलब तमाशा। हेलो एवरीवन, आई एम अ टीचर। इतने एस्पिरेंट हो गए, इतने टीचर हो गए जितने यूपीएससी के साला एस्पिरेंट नहीं है, मतलब समझ रहे हो, एवरीबडी इज अ टीचर। बात समझो, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, हर किसी को अच्छे कपड़े बना दिए, डॉक्टर बना दिया। अच्छे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट सेक्टर में आ गए। जहां पे उपचार की, ट्रीटमेंट की कीमत 10,000 रुपए थी, वहां 4 लाख रुपए हो गई, क्योंकि अच्छे डॉक्टर ही प्राइवेट सेक्टर में है। वही काम एजुकेशन में हो रहा है, राइट। अच्छे नहीं तो बच्चे डॉक्टर ही सही, बच्चे टीचर ही सही, बच्चे टीचर बना दो, सबको लगेगा यहाँ पे बड़े सारे टीचर हैं, यहीं चलते हैं अपनी दिमाग का इलाज करवाने, यूपीएससी करने, राइट। दिक्कत समझो कि मार्केटिंग के फिनोमिना में ये चीजें जो सॉवरेन फंक्शंस हैं, वो प्राइवेट सेक्टर उसमें होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से उस पर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दोगे तो फ्रॉड्स होंगे, पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में निर्भर हो जाओगे, राइट। तो अभी आप देख लो कि एयरटेल या जियो की औकात नहीं पड़ रही कि कोई बड़ा रेट हाइक कर सकें, क्योंकि बीएसएनएल अभी जिंदा है। अब आप देखो कि एयर इंडिया मरने के कगार पे आ गई है, एयर इंडिया बिल्कुल दिवालिया हो गई। जिस दिन एयर इंडिया बिक गई, आप देखोगे जेट एयरवेज और किंगफिशर वगैरह जो प्राइवेट कंपनीज हैं, किंगफिशर तो चलो फेल ही हो गई, इंडिगो वगैरह के जो प्राइसेस हैं और बढ़ने लग जाएंगे। पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है, राइट। कोई कितना भी कहे मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, या इसका उल्टा होगा यही कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा रिलाई करते हो, विदाउट द बैकअप ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर private sector will disappoint you, right? The directive principles of the state policy enshrined in part 4 of the Indian Constitution reflects that India is a welfare state. According to the World Bank, 30% of India's population under $1 earns under $1.9 per day. ठीक है? During pandemic, the worst management of the private sector hospitals across India. Countless complaints have been made against private hospitals for charging fees higher than those permitted by the government. Clear? Done? Okay, so this is there. Now, healthcare, welfare state, below poverty line, during pandemic, private sector role, ये 2-3 points हमने यहाँ पे लिख लिए. During the pandemic, role of private sector, hospitals or healthcare facilities, right? Now, status of public health in India, 1.3% of GDP is being spent on public health, whereas national health policy during the Atal Bihari Vajpayee sir's era, 2.5%. We have been striving hard to achieve this. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 का टारगेट था कि 2010 तक 2.5% जीडीपी का हम खर्चें. फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, a new national health policy was brought about with the same objective. 2017 में एक नई पॉलिसी लाई गई that which says that we have to spend 2.5% of our GDP on health, which is still not done, right? अभी इतनी आसानी से नहीं होगा. इनका टारगेट है 2025 तक इसको करना है, राइट? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे चाहे सरकारी करे. अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ किया है. एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ फंडिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली बिलो 2.5% of the GDP, which is leading to OOP, out of pocket expenditure, which is leading to a higher out of pocket expenditure in India out of a person's own pocket, which leads to a lot of people falling below the poverty line again due to any health crisis in their family. अगर लोगों के लिए पब्लिक इंश्योरेंस नहीं होगा, अभी ये अच्छी चीजें करी गई हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पे और ज्यादा डिपेंडेंस है. वी आर हॉलोइंग आउट. जितने टाइम में देखो, अभी दिक्कत क्या है, सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन ये कहा गया कि जन आरोग्य योजना में अगर और बजट की जरूरत पड़ेगी तो हम और क्रिएट करेंगे.
आज की जरूरत है कि आज की पॉपुलेशन को हेल्थ क्राइसिस से बचाना, उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। उसके लिए हमने क्या किया, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल दे दिए, चाहे हॉस्पिटल पब्लिक हो या प्राइवेट, आपको इलाज मिल जाएगा। ठीक है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स फर्जी ऑपरेशंस करके, ट्रीटमेंट्स देके सरकार से पैसे ले रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। इसमें हो क्या रहा है कि सरकार जो 10,000 करोड़ पर साल से, पर ईयर से जो और हॉस्पिटल्स बना सकती थी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट सेक्टर को अवॉइड करने के लिए, अब इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा आधुनिक सेवाएं ले आएंगे, सरकारी सेक्टर फिर खत्म ही हो जाएंगे। एक वो दिन दूर नहीं जब एम्स प्राइवेटाइज हो रहा होगा, मतलब समझ रहे हो तुम, दिन दूर नहीं है वो। अगर ऐसा होता रहा और फिर प्राइवेटाइज एम्स में क्या होगा, एम प्रॉफिट मेकिंग होगा। जो ऑपरेशन आज 2 लाख रुपए में हो जाता है वो कल 10 लाख रुपए में होगा, राइट? समझ रहे हो कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू दी OECD रिपोर्ट, इंडियाज टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज अराउंड 2.3% ऑफ GDP। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा 2.3 है, जबकि बजटेड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर होना चाहिए 2.5, लेकिन लोग बेचारे खुद ही अपने लव्ड वन को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। एज पर अ रिपोर्ट लेड डाउन बाय अ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 6 लाख डॉक्टर्स इन इंडिया। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक आर नॉट एडिक्वेटली डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, इज देयर अ नीड फॉर नेशनल हेल्थ केयर एक्ट? शुड द राइट टू हेल्थ बी मेड अ स्टैट्यूटरी गारंटी? क्या इसके लिए एक एक्ट बनाया जा सकता है? Can we have a dedicated act for this or not? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को पूरी तरह क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करी गई है। ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, राइट? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें। नाउ यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष्मान भारत टू एनहांस द एक्सेस टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान to bring the behavioral change and to enhance the awareness about sanitation and health. Government has enacted the bill National Medical Commission Act 2019. National Medical Commission Act 2019. ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार ने ऑलरेडी करी हैं, हमने उसको भी थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लिया। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हिच गोज अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ केयर। पहले हमें पब्लिक हेल्थ केयर को समझना होगा, वेयर द प्रोविजनिंग इज मेड अंडर द पब्लिक सेटिंग।
प्रोविजनिंग ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अगर कोई बीमार पड़ेगा तो उसके पास हेल्थ केयर की प्रोविजनिंग सरकार के दायरे में होनी चाहिए, जहां पे लालच के बिना उपचार किया जाएगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्रीड और रॉन्ग इंटेंशन द ट्रीटमेंट वुड बी डन. नीति आयोग's recent invitation to private parties through its document titled as Investment Opportunities in India's Healthcare Sectors. This suggests that the government wants to increase privatization in this crucial sector. This invitation sees COVID-19 to lure investors. राइट तो नीति आयोग की गलत अप्रोच को यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है. ये कह रहा है कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन इन दिस क्रूशियल सेक्टर, यानी कि कोविड-19 इज बीइंग यूज्ड एज एन एक्सक्यूज टू फर्दर एनरिच द पॉकेट्स ऑफ, टू फर्दर लाइन द पॉकेट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. Clear? So these things are there. Now coming here, in the hospital segment, the expansion of private players, tier 1, tier 2 and tier 3 locations beyond metropolitan cities offers an attractive investment opportunity for the private sector. एक proposal नीति आयोग का ये आया था कि जो district health care centers हैं, उन district health care centers को privatize कर दिया जाए, उसका 70% एरिया प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, along with a grant of 25 to 40 लाख रुपीस. जो प्राइवेट सेक्टर को मशीनरी इक्विपमेंट खरीदना होगा, सीटी स्कैन मशीन खरीदनी होगी, एक्सरे मशीन खरीदनी होगी, उसके पैसे सरकार देगी. मतलब तुमने कभी देखा है किसी को काला कुत्ता काटता हुआ? इसको बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो, जमीन हमारी, इक्विपमेंट हमारा. गुस्सा आता है तो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता हूं. ये हमारे चीटी आयोग की प्रपोजल है. अरे भैया सरकार को दे दो 40 लाख रुपए, इक्विपमेंट भी तुम दे रहे हो, जमीन भी तुम दे रहे हो, 30% एरिया में वो कंपाउंडर या कोई नर्स बैठा देंगे और बोलेंगे हाँ जी क्या चाहिए. वो पेशेंट पूछेगा कि मेरे को इलाज कराना है, इधर चले जाओ. मतलब उस नर्स का या उस कंपाउंडर का चेहरा ऐसा होगा, वो जो बताएगा कि मैं सरकारी एम्प्लॉय हूं, आप सरकारी व्यवस्था में एंटर कर रहे हैं, आपका स्वागत है, उसके बाद आप जाइए अपना इलाज करवाइए या सत्यानाश करवाइए. मतलब समझ रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, सेमी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या करेगी? रेगुलेट. सर्विस जो प्राइस है वो उसको सरकार देगी. नीति आयोग या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये बताएगी कि अगर आप 700 रुपए का एक्सरे कर रहे हो तो आप 350 रुपए में करोगे, बाकी के 350 आपको सरकार और देगी. 700 उसके पूरे हो गए. अगर उसको 700 ही देने थे, फिर ये दोनों चीजें क्यों दी? हॉलोइंग आउट ऑफ स्टेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज. हॉलो मतलब खोखला करना, ठीक है. अब क्या बोलें कि किसी को नीति आयोग में कोई डॉगी वॉगी काट गया होगा जो ऐसी एडवाइस कोई देगा, ये तो सीधा हो गया आओ हमारा हॉस्पिटल तुम ही खरीद लो. मतलब समझ रहे हो, गलत थोड़ी बोल रहा हूं मैं. ऐसी चीजों पे गुस्सा आता है, आप समझ रहे हो बात को. Hollowing out, this is a phrase of public administration, hollowing out of state. प्राइवेट सेक्टर को यदि आप एक बार छोड़ देते हो किसी सेक्टर में, वो सरकार को स्टेट हेल्थ केयर फैसिलिटी या कोई और फैसिलिटी को खोखला कर देता है, राइट. और फिर सरकार उसे नीलाम करती है. तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर, दिक्कत क्या है? हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास कंट्री में डॉक्टर्स नहीं है. ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर के पास डॉक्टर ऐसे बाहर बैठे हैं, रोजगार दे दो कटोरा लेके. नहीं, डॉक्टर्स हैं ही नहीं. तो तुम भैया नए डॉक्टर्स प्रोड्यूस करो, अपनी फैसिलिटी बेच के फॉरेन से एक्सरे मशीन को, सीटी स्कैन मशीन को, एमआरआई मशीन को मंगवा के काम थोड़ी पूरा हो जाएगा. अगर तुम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उनको 70% ऑफ द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे भी दोगे, उसके बाद कहाँ है सॉल्यूशन? दे दिया, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर नहीं है. अब होगा पता क्या, जब ये सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्वचालित हो जाएंगे या रेगुलेट या रन किए जाएंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर पता है क्या करेगा? जैसे पौंटी चड्डा की बसेस दिल्ली में कभी कभी हड़ताल करते हैं ये लोग. ये सरकार को बोलते हैं, सरकार बोलती है हम 12 रुपए पर किलोमीटर देंगे. ये बोलते हैं कि हम 2 दिन की हड़ताल कर देंगे अगर हमें 15 रुपए किलोमीटर नहीं दिया तो. कल को एक्सरे पे ऐसा होगा, सरकार को ये बोलेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरे बंद कर देंगे अगर हमने आपने
ज़्यादा पैसे नहीं दिए तो, एक्सरे के 700 की बजाय 1000 नहीं दिए तो सरकार बोलेगी ठीक है, गरीब आदमी को 700 रुपये में ही होगा एक्सरे, 350 रुपये में होगा, हम तुम्हें 650 रुपये और दे देंगे। नुकसान किसका हुआ? वी द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली जब भुगतान टैक्स पेयर को ही करना है तो घुमा फिरा के क्यों करवाते हो, है ना? सरकारी फैसिलिटीज चलनी चाहिए। आप बस डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए अपना रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कीजिए। उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को ले आते हो, एंड पे ये एंड गोल है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, मेडिकल डिग्रीज प्रोवाइड करना। यहां पे अगर आप खाली भी हो, वैसे तो यहां पे अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं होती तो यहां पे मैल प्रैक्टिसेस क्या होती है? डोनेशन चलती है, डोनेशन। 40 लाख रुपए में डॉक्टर की सीट बेची जाती है। अब वो डॉक्टर जो 40-80 लाख रुपए डोनेशन दे के आया है, वो 80,000 में तो ऑपरेशन करेगा नहीं, क्योंकि उसने भी तो अपने पापा के पैसे चुकाने हैं। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए। अगर ये नहीं बन पाते तो चलो प्राइवेट सेक्टर को बोलो कि भैया डिग्रीज तुम दो, तुम बढ़िया काम करोगे, लेकिन डॉक्टर्स को सरकार हायर करे। एंड लेवल पे, कटिंग एज लेवल पे प्राइवेट सेक्टर के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? अगर आप करोगे ऐसा तो अल्टीमेटली आप उसे हॉस्पिटल में लगा दोगे, वो किसी का किडनी निकाल लेगा, वो किसी का कोई और स्कैम हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले भी देखी जा रही हैं। नहीं तो फिर मैटरनिटी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का वॉयलेशन देखने को मिलता है। सरकारी डॉक्टर को फिर भी रेगुलेट कर लोगे, प्राइवेट क्लिनिक तो वो चलाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन के लिए ये बता देगा हाँ आपकी कोख में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो लड़की है, 2-30 हज़ार रुपये, कर लो जो करना है। सरकारी हॉस्पिटल में फिर भी इसे रेगुलेट कर लोगे। तो द पॉइंट इज देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हिच आर बेस्ट रन व्हेन दे आर रन बाय द सॉवरेन, व्हेन दे आर प्रोवाइडेड बाय द सॉवरेन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के चुने गए प्रतिनिधि जो हैं, सरकार जो है टैक्स पेयर की मनी से ये सर्विसेज प्रोवाइड करे तब तो ठीक है। जब इसमें प्राइवेट प्रॉफिट आ गया तो बैंड बजेगा ही बजेगा, राइट? हाउएवर the pandemic has shown that private hospitals can often be unscrupulous. It is incumbent on the state to offer these services free to the citizens to often free the citizens. It is incumbent, it is the duty of the state to free the citizens from the unscrupulous hospitals and build a robust health infrastructure. ठीक है, robust health infrastructure बनाना चाहिए, ठीक है? COVID-19 has shown the weakness of the public health care of India. In this context, examine the significance of public health system in a country like India. Clear? तो ये था हमारा आज का जो मेन एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस। एक दो एडिटोरियल्स हैं जो कि आज इस एडिटोरियल को एनालाइज करने के चक्कर में हमने अभी एनालाइज नहीं करे। वी विल बी डूइंग दैट ऑन सैटरडे और सम अदर डे। डन? Clear guys? Thank you everyone. So see you tomorrow. Bye bye guys. नहीं